हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम सामान्य विज्ञान घटना चक्र का डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा रिवीजन मोड है। और इससे पहले जो वीडियोस आ चुकी हैं, आई होप आपने वो देख ली होंगी। और नेक्स्ट वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन का गति का जो पहला नियम है वो कहलाता है जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है किस चीज़ में? जो साधारण यंत्र होता है वो किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा? तो वो क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब हम गहरी सांस लेंगे तो वो हमारे वेट को इंक्रीज़ करेगा, तो उसकी जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन की बात करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? यानी कि वॉशिंग मशीन किस बल पर काम करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अपकेंद्रण। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कि अपकेंद्रण में क्या होता है? वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, लेकिन जिसकी दिशा अभिकेंद्र यानी केंद्र से बाहर की तरफ होती है, वो अपकेंद्रीय बल होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल पर, यानी कि अपकेंद्रीकरण पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है कि किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रीकरण पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि अदिश राशि बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, विस्थापन, वेग और बल ये सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन जो है एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें अगर, तो यहाँ पर कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश पूछी है, तो यहाँ पर जो संवेग होगा ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट आंसर होगा, जबकि ऊर्जा, दाब और कार्य अदिश राशियाँ हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यानी कि संवेग सदिश राशि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? यहाँ पर भी सदिश राशि बतानी है। तो यहाँ पर गिवन ऑप्शन में से जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? सदिश राशि होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी राशि से हम डिनोट करेंगे? यानी कि संवेग P और वेग होता है V। अगर हम इनका अनुपात ले लें तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होगी? तो हमें प्राप्त होगा द्रव्यमान। जैसा कि हम जानते हैं कि संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान m इंटू वेग V, यानी कि P इक्वल टू mv। तो इससे ये रिलेशन प्रूव हो जाता है। 10th क्वेश्चन कहता है बल गुणनफल है, यानी कि बल क्या होता है? बल का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली बता सकते हो। बल को डिनोट करते हैं हम F से, और F इक्वल्स टू हम लिखते हैं ma। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ से जो बल होगा F इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करेंगे। हवाओं की ऊर्जा होती है, कैसी होती है हवाओं में ऊर्जा? हवा कोई रुकी हुई तो होती नहीं है, हवा चलती है। तो चलने वाली चीज़ में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो हवा में सिर्फ क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? जब हम विंड पावर का यूज़ करते हैं, चूँकि विंड में होती है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। तो 14th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गतिज ऊर्जा। आई होप यहाँ तक आपको
क्लियर होगा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्की को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? तो ये गति का जड़त्व नहीं है, ये स्थिरता का जड़त्व है, क्योंकि वो स्थिर था और जैसे ही धक्का लगा तो वो पीछे की ओर हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा? स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, यात्री अगर एकदम से पीछे की ओर चला जाता है तो वो किसके कारण जाता है? स्थिरता के कारण जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहता है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ है, कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस। कोई भी घर्षण नहीं है उस पृष्ठ पर, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो इसका क्या कारण ये है कि यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता। जहाँ पर घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, वहाँ पर गति नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण ज़रूरी है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है कि घर्षण रहित पृष्ठ पर कोई गति नहीं हो सकती है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए, वो सही होगा। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, और जहाँ घर्षण कम होगा वहाँ चलना कठिन होगा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? यहाँ पर फिर से आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर कहता है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। भरी हुई गाड़ी को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है? तो ये आपसे पूछा है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होगा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण फिर कम होता है। आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति कार में है जो विराम में बैठा है। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है। सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर जो प्रतिक्रिया है वो आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो आगे वाले जो पहिए हैं उनमें प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना ऑप्शन नंबर बी, ये आर से कम होगा। ठीक है, आगे वाले पहियों पर जो बल लगेगा वो आर जो बल है उससे क्या होगा? कम होगा। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु में गतिक घर्षण जो होता है अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? ये जो आर है आर से कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से चल रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? ठीक है, आपसे ये पूछा है। तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। अगर तेल से कुछ कम भरा हुआ टैंकर है, उसका तो मुक्त पृष्ठ पूछा है, तो वो क्या होगा? पिछले सिरे पर अधिक गहराई वाला होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इस पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार यानी कि गोलाकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला जो वाहन है वो क्या क्या कंडीशन कर सकता है? तेज़ स्पीड से जा रहा है एक वृत्ताकार पथ पर, ये आपको दिमाग में रखनी है बात। तो क्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखिए। अंदर के पहियों पर वो उल्टेगा और बाहर की तरफ वो फिसलेगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए का जो वाहन होगा, जब वो स्पीड में होगा तो वो अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र पूछा है 25 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये ए का फॉर्मूला होता है त्वरण का, वो होता है v माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे हम बात करेंगे गुरुत्व के अधीन गति की। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप फॉर्मूला देखना, यहाँ पर जो अगर दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान है m1 और m2 और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल जो F होगा वो किसके समानुपाती होगा, m1 m2 के, और जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इस साइन को हटा के हम एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का यूज़ करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको पलायन वेग के लिए याद रखना है, ठीक है। VE = √2gme अपॉन re। ये पलायन वेग का फॉर्मूला होता है जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। आगे हम बात करते हैं, अगर एक सरल लोलक का आवर्तकाल पूछा जाता है, इनमें से कोई वैल्यू गिवन होगी और आपसे टाइम पूछा होगा या फिर लेंथ पूछी होगी, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल कैपिटल T होता है वो क्या होता है 2π√L/g। L क्या है यहाँ पर, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई, और स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ये आपको कुछ फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, इनको आप नोट करके रख लीजिए, आपके लिए बहुत काम आएंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इनमें से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था, बिफोर न्यूटन। ब्रह्मगुप्त ने कहा था, ब्रह्मगुप्त कौन थे, एक गणितज्ञ खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो हम सभी जानते हैं आइजैक न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो किसने दिया, तो किसने, न्यूटन ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, वैक्यूम में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, और जहाँ गुरुत्व नहीं होगा वहाँ आप सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे। वैक्यूम में गुरुत्व नहीं होता, इसलिए आप वहाँ पर सीधे नहीं खड़े रह सकते। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वो सेब क्या होगा, वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से ही गतिवान होगा जिससे अंतरिक्ष यान गतिवान है। अगर आप अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं और एक सेब छोड़ते हैं तो वो सेब भी उसी गति से क्या होगा, गतिवान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, वो इतनी झुकी हुई है तो वो गिर क्यों नहीं जाती, उसका क्या कारण है। उसका कारण है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, इसलिए वो मीनार नहीं गिरती और उसी तरह से रहती है, ठीक है। आज का ये वीडियो था और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका रिवीजन अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।